नमस्कार। सोचिए, एक ऐसे शहर के बारे में जहां अच्छी और बुरी हर चीज का दाम एक ही हो और जहां का राजा पूरी तरह से चौपट। जी हां, आज हम चल रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के अमर व्यंग्य अंधेर नगरी की दुनिया में। रविंद्र पूनिया जी के संकलन पर आधारित यह प्रस्तुति यूजीसी नेट की तैयारी करने वालों के लिए बहुत खास है। तो चलिए इस सियासी व्यंग्य की एक एक परत को खोलते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी बातें जो परीक्षा में सीधे सीधे पूछी जा सकती हैं। ये नाटक 1881 में लिखा गया था और कमाल की बात तो ये है कि भारतेंदु जी ने इसे सिर्फ एक दिन में, जी हां, सिर्फ एक ही दिन में लिख दिया था। इसकी विधा है प्रहसन, मतलब एक व्यंग्यात्मक नाटक। इसमें कुल 6 अंक हैं और ये एक निरंकुश मनमाने शासन पर बहुत तीखा प्रहार करता है। तो आज हम किन किन हिस्सों पर बात करेंगे? सबसे पहले हम भारतेंदु के प्रहसन को समझेंगे, फिर देखेंगे गुरु की सीख और लालच के बीच की लड़ाई। इसके बाद चौपट राजा के अजीबोगरीब न्याय, गुरु की शानदार चतुराई और आखिर में बात करेंगे कि इस नाटक का मकसद क्या है और ये आज भी इतना जरूरी क्यों है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक महंत और उनके 2 चेलों से, और यहीं से शुरू होता है वो संघर्ष विवेक और लालच के बीच का, जो हमें इस पूरे नाटक के असली मतलब तक ले जाएगा। एक महंत है और उनके 2 शिष्य नारायण दास और गोवर्धन दास। महंत जी दोनों को भिक्षा मांगने के लिए भेजते हैं, लेकिन भेजने से पहले एक बहुत बहुत जरूरी सीख देते हैं। कहते हैं, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान। ये एक लाइन, ये चेतावनी समझ लीजिए कि पूरे नाटक की नींव है। अब जो लालची चेला है गोवर्धन दास, वो शहर के बाजार में पहुंचता है और वहां जो देखता है उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे, यहां तो हर चीज का एक ही दाम है। सब्जी हो या मिठाई, सब कुछ मिलता है टके सेर। और बस यहीं से निकलती है वो मशहूर पंक्ति जिसे हम सब जानते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा। ये एक लाइन ही उस पूरे राज्य का सच बता देती है, जहां गुण और अवगुण में कोई फर्क ही नहीं। और सोचिए, लालची गोवर्धन दास के लिए तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी। जब दोनों चेले गुरु के पास लौटते हैं तो गुरुजी फौरन समझ जाते हैं कि यह शहर रहने लायक नहीं है। वो तुरंत वहां से चलने को कहते हैं। नारायण दास तो समझदार था, गुरु की बात मान लेता है, पर गोवर्धन दास, उस पर तो सस्ते खाने का लालच हावी था। वो वहीं रुक जाता है और यहीं से उसकी मुसीबतों का दौर शुरू हो जाता है। चलिए अब चलते हैं नाटक के सबसे मजेदार और व्यंग्यात्मक हिस्से में, चौपट राजा का दरबार और उसका अजब गजब न्याय। दरबार लगा है और एक फरियादी रोता पीटता हुआ आता है। शिकायत क्या है कि कल्लू बनिए की दीवार गिर गई और उसके नीचे दबकर उसकी बकरी मर गई। उसे न्याय चाहिए। और बस यहीं से शुरू होता है इल्जामों का एक ऐसा सिलसिला जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और फिर जो ब्लेम गेम शुरू होता है। फरियादी बनिया को दोषी ठहराता है, बनिया कारीगर को, कारीगर चूने वाले को, चूने वाला भिश्ती को, भिश्ती कसाई को और कसाई गडरिये को। मतलब हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इल्जाम किसी और के सर पर मढ़ देता है। यहां देखिए, नाटक में कसाई क्या तर्क दे रहा है। वो कहता है कि गडरिये ने उसे इतनी बड़ी भेड़ बेच दी कि उसकी मशक बड़ी बन गई। आप सोच सकते हैं, मतलब तर्क और लॉजिक को तो ताक पर रख दिया गया है। और जानते हैं इस पूरे आरोप प्रत्यारोप का अंत किस पर होता है? कोतवाल पर। गडरिया कहता है कि कोतवाल की सवारी इतनी धूमधाम से निकली कि उसका ध्यान ही भटक गया और राजा चौपट बिना एक पल सोचे समझे बकरी की मौत का जिम्मेदार कोतवाल को ठहराकर उसे फांसी की सजा सुना देता है। तो अब कहानी अपने चरम पर है, अपने क्लाइमैक्स पर। एक बेतुके न्याय का नतीजा अब यह होने वाला है कि मुसीबत हमारे गोवर्धन दास की जान पर बनाएगी। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मजेदार मोड़ है। जब कोतवाल को फांसी पर चढ़ाया जाता है तो फांसी का फंदा उसकी पतली गर्दन के हिसाब से बड़ा निकलता है। अब क्या करें? तो राजा हुक्म देता है, न्याय तो होकर रहेगा, जाओ किसी मोटे आदमी को पकड़ कर लाओ और उसे फांसी दे दो। और शहर में मोटा आदमी कौन मिलेगा? जी बिल्कुल सही समझे, हमारा गोवर्धन दास, जो टके सेर मिठाई खा खाकर खूब मोटा हो गया था। सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि न्याय की खातिर अब उसे फांसी दी जाएगी। देखिए, लालच का फल अब ठीक उसके सामने था। बेचारा गोवर्धन दास अब वो गिड़गिड़ा रहा है, अपनी जान की भीख मांग रहा है। तो सवाल यही है कि क्या उसे फांसी हो जाएगी? क्या कोई है जो उसे बचाएगा? और तभी एक हीरो की तरह एंट्री होती है महंत जी की। वो पहुंचते हैं और चुपके से गोवर्धन दास के कान में कुछ फुसफुसाते हैं
और अगले ही पल पूरा सीन पलट जाता है। अब गुरु और चेला दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि नहीं, फांसी पर मैं चढ़ूंगा, नहीं मैं चढ़ूंगा। ये देखकर राजा और उसके मंत्री सब हैरान। राजा के पूछने पर गुरुजी अपना तुरुप का पत्ता फेंकते। वो कहते हैं, महाराज, ये इतनी शुभ घड़ी है, ऐसा शुभ मुहूर्त है कि इस समय जो भी मरेगा वो सीधा बैकुंठ मतलब स्वर्ग जाएगा। अब भला वो मूर्ख और लालची राजा स्वर्ग जाने का मौका कैसे छोड़ता? वो तुरंत कहता है, अरे राजा के होते हुए भला और कौन स्वर्ग जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी। और इस तरह वो चौपट राजा खुद ही फांसी पर चढ़ जाता है और गोवर्धन दास की जान बच जाती है। तो कहानी तो यहां खत्म हो गई, पर इसका असली मतलब अब शुरू होता है और परीक्षा के नजरिए से यह हिस्सा सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए समझते हैं कि इस नाटक के असली प्रतीक क्या हैं। देखिए, इस नाटक में हर किरदार, हर जगह एक प्रतीक है। अंधेर नगरी सिर्फ कोई शहर नहीं, ये उस समय के ब्रिटिश राज वाला भ्रष्ट और अव्यवस्थित भारत है। चौपट राजा एक अयोग्य और मनमाना शासक है। टके शेर बाजार वो समाज है जहां गुण की कोई कीमत नहीं, और गोवर्धन दास हम सबके अंदर छिपा हुआ लालच है। तो इस एक कहानी के जरिए भारतेंदु जी ने कई बड़े मुद्दों पर चोट की। उन्होंने भ्रष्ट शासन की आलोचना की, लालच के खतरों के बारे में चेताया, समाज में गिरते नैतिक मूल्यों को दिखाया, न्याय व्यवस्था का मजाक उड़ाया और इन सब के ऊपर ब्रिटिश राज पर एक सीधी टिप्पणी की। ये पंक्ति सुनने में बहुत अच्छी लगती है ना, कि कोई जात पात नहीं पूछता, लेकिन यहां इसका मतलब है कि समाज में कुछ भी पवित्र नहीं बचा था, सब कुछ बिकाऊ था। हर चीज का मोल बस 1 था, चाहे वो धर्म हो, जात हो या फिर किसी की जान। और आखिर में ये एक सवाल आप सबके लिए, क्या भारतेंदु की ये अंधेर नगरी सिर्फ 1881 की कहानी थी, या आज भी जब हम अपने चारों तरफ भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और बिना सोचे समझे लिए गए फैसले देखते हैं, तो क्या हमें नहीं लगता कि वो चौपट राजा और उसकी अंधेर नगरी आज भी हमारे बीच कहीं ना कहीं जिंदा है?